हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम आपके बीच एक और वीडियो लेकर आया हूँ और उस वीडियो के माध्यम से हम आपको केमिस्ट्री क्लास 9th के अंतर्गत जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, जिसको समझने में अक्सर बच्चे को समस्या होती है, परेशानी होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए कुछ छोटी-छोटी पॉइंट है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसको लेकर आया हूँ, उसको समझाने का आज हम प्रयास करेंगे। अक्सर हम लोग विज्ञान में देखते हैं कि छोटी-छोटी जानकारी नहीं रहने की वजह से हमें समस्या होती है। मतलब सम कुछ ऐसे-ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो अक्सर विज्ञान में उसका प्रयोग होते रहता है और उस वर्ड से हम लोग अवगत नहीं हो पाते हैं और अवगत नहीं होने की वजह से हम लोग उसमें पिछड़ जाते हैं, उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसा अक्सर हम लोगों के साथ होता है, ठीक है? तो हम उन्हीं पॉइंट को, जो कि अक्सर आपको परेशान करता है, अक्सर आपको उसमें समस्या क्रिएट करता है, उन पॉइंट को, उन चीजों को हम अस्थिर से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप उसको समझने में सफल हो जाएंगे तो निसंदेह हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपको विज्ञान पढ़ने में समस्या नहीं होगी, कठिनाई आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपको सभी थ्योरी, सभी नियम जो भी होते हैं वो सब आपको अच्छी तरह से समझ में जरूर आएगा। तो आइए हम लोग उस चीज को शुरुआत करते हैं, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 9th की अगर हम बात करें, जैसा कि हम लोग क्लास 9th की अगर बात करें, तो क्लास 9th में जो आपका केमिस्ट्री विषय है, क्लास 9th का जो आपका केमिस्ट्री विषय है, केमिस्ट्री में फर्स्ट लेसन जो आपका है, क्लास में जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश, हमारे परिवेश के पदार्थ, ये हमारा फर्स्ट लेसन है केमिस्ट्री का, विज्ञान में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। आपको इसमें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो आता है, जो कि हम आगे चल करके जो कंपटीशन में पढ़ते हैं या फिर किसी विशेष एग्जाम की तैयारी करते हैं या अपना पढ़ाई को स्टेबल करते हैं, तो उसके लिए ये छोटी छोटी बातें इसमें जो दी गई है लेसन में, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब भी बड़े चीज को हम अचीवमेंट करते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीजों का बहुत भूमिका होता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम अगर समझ लेते हैं तो आगे समस्या नहीं होती है, ठीक है? इसलिए हमको आज जो है इसके अंतर्गत पढ़ना है सबसे पहले कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ होता क्या है। इसको जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, उससे पहले उसको हम डिस्कशन में लाने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम इंग्लिश लिख देते हैं। इसका इंग्लिश होता है आवर सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग ऑफ मैटर, आवर सराउंडिंग ऑफ मैटर, ये इंग्लिश नेम होता है इसका, लेसन का। ये जो हमारा लेसन का नाम है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा है पदार्थ। यानी पदार्थ के बारे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। लेकिन पदार्थ के बारे में सबसे पहले जानना तो हमको पड़ेगा, लेकिन पदार्थ के बारे में जानने से पहले भी कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए। पदार्थ के बारे में देखिए, अगर हम पदार्थ की बात करें, पदार्थ तो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं या सब्सटेंसेस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। पदार्थ के बारे में, अर्थात मैटर के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इस मैटर को और बेहतर ढंग समझने के लिए, या कह सकते हैं कि इसको सरलता पूर्वक समझने के लिए, कुछ बैक चीज भी पढ़ना पड़ता है। कुछ इससे संबंधित जो कुछ टर्म होती है, पॉइंट होती है, उनके बारे में भी हमको जानना होता है। तो हम इस पदार्थ को अच्छी तरह समझने के लिए तीन चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तीन कीवर्ड कह सकते हैं, तीन ऐसे कीवर्ड यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिसको कि मतलब पढ़ने के बाद पदार्थ जैसे चीजों को समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले भार शब्द को क्लियर करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो वेट, वेट। दूसरा हमारा की पॉइंट होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो मास, ठीक है? तीसरा हमारा की पॉइंट होगा पदार्थ को समझने के लिए आयतन। क्या होगा? आयतन होगा, जिसको आप कहते हो वॉल्यूम, ठीक है?
तो आप ये मत समझो कि इसका प्रकार है, नहीं, इसका प्रकार नहीं, ये की पॉइंट है, कर सकते हो आप। ये तीन चीजों को आपको समझना होगा। अगर आप तीन चीज को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको पदार्थ को समझना मुश्किल नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो हम इसको समझने के लिए इसको समझने में आसान करने के लिए तीन वर्ड आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ जाते हैं तो निस्संदेह आप बिना किसी प्रॉब्लम के आपको समझ में आएगा, आपको कोई समस्या कभी भी नहीं होगा। आगे भी आपको इसके प्रति कोई डाउट नहीं रहेगा। हम लोग अक्सर हायर क्लास या फिर जूनियर क्लास में रहते हैं, तो छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम अक्सर करते रहता है। खास करके ये दोनों हमें परेशान करते रहता है अक्सर। द्रव्यमान में भार में क्या अंतर है, क्या है द्रव्यमान, क्या है अंतर, इनमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन चलता है, बच्चे के दिमाग में द्वंद्व चलता है। उस चीज को हम आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भार समझते हैं। भार होता क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए, आपको पता होगा, आपको मालूम होगा, ये जो धरती है ना, पृथ्वी, पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किसके माध्यम से? गुरुत्व बल के माध्यम से। स्वाभाविक बात है, अगर पृथ्वी अपनी ओर, नीचे की ओर पृथ्वी अगर खींच रहा है, अगर हम उस चीज को उठाएंगे ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम लोग विपरीत बल लगा रहे हैं। अब मान के चलिए, पृथ्वी नीचे खींच रहा है हर एक वस्तु को, और आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं, तो क्या होगा इस कंडीशन में? आप उस गुरुत्व बल के विपरीत बल लगा रहे हैं, ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा भारी तो वो लगेगा ही, वस्तु भारी लगेगा। तो कहिएगा बिल्कुल लगता है भारी। ऐसा करने पर किसी भी सामान को आप उठा कर देखो, देखने पर क्या होता है, उठा के देखने पर आपको एक बल का आभास होगा। ऐसा लगेगा कि वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है कोई। कौन खींच रहा है? पृथ्वी खींच रहा है, गुरुत्व बल के माध्यम से। वही गुरुत्व बल के अधीन जो हम उसको ऊपर ले आते हैं या लाने का प्रयास करते हैं, तो गुरुत्व बल जो नीचे अपनी ओर खींच के रखने का प्रयास करता है, वही गुरुत्व बल के अधीन बल जो लगाते हैं, और उस अधीन बल को पृथ्वी जो नीचे की ओर अपनी ओर खींचता है, उसी बल को, गुरुत्व बल को जो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगता है, जिससे हमको उसको उठाने में दिक्कत होता है या फिर भारी लगता है, उसी का नाम होता है भार। मतलब गुरुत्व बल ही भार होता है, भार कोई अलग से कुछ नहीं होता है। आपको अगर गुरुत्व बल मालूम है, तो गुरुत्व बल ही एक प्रकार का वेट होता है। अब यहां पर आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान कर चलिए कि भूमि है, और ये भूमि पर एक वस्तु मान कर चलिए पहले रखा हुआ था। यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ था, कोई गोला रखा हुआ था। इस गोला को आपने क्या किया, यहां लेकर आ गया, ऊपर थोड़ा सा लेकर आ गया, ठीक है, हम लोग आ गए। इसको जब यहां पर लाए, तो एक बात बताइए, जब पृथ्वी पर गोला था तो उस समय भी इस नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा था। बल कार्य कर रहा था कि नहीं? बिल्कुल कर रहा था। अब नीचे की ओर भी एक बल काम कर रहा था, और आपने जो ऊपर की ओर उठाया तो उसमें भी तो बल लगा। आपने जो ऊपर की ओर बल लगाया, तो वो गुरुत्व बल के विपरीत बल लगाया ना। उठाने में तो कुछ ना कुछ तो आपको बल लगा। तो इस गोला को नीचे की ओर खींचने वाला बल कौन बल है बताइए? इस गोला को पृथ्वी की ओर फिर से नीचे खींचने वाली जो बल है, वो कौन सा बल है? तो आप कहेंगे कि गुरुत्व बल है। अरे वही गुरुत्व बल जो इस गोला को नीचे की ओर खींचने का प्रयास कर रहा है ना, वही ना हमारे बल को हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध कर रहा है। तो वही विरोधी बल, किस सेंस में विरोधी? हम ऊपर उठा रहे हैं, नीचे गुरुत्व बल खींच रहा है, तो विरोधी नहीं कर रहा है हमारा। वही विरोधी बल जो भूमि के द्वारा वस्तु पर लग रहा है, जिसके वजह से हमें वस्तु को उठाने में भारी लग रहा है, उसी गुरुत्व बल का नाम क्या है? भार है। गुरुत्व बल, वही गुरुत्व बल क्या है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो द्रव्यमान से कोई संबंध अभी तक यहां पर हम देखने को हमको नहीं मिला है। वैसे हम द्रव्यमान जब पढ़ेंगे ना, तब दोनों में क्या रिलेशन, हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे कि भार क्या है। तो भार गुरुत्व बल ही होता है जो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। सॉरी, पृथ्वी को नहीं खींचता है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचा जाता है, और खींचा जाने की वजह से हम उसको जब उठाते हैं, तो वही गुरुत्व बल हमारा विरोध करता है। तो वही विरोधी बल, गुरुत्व बल, भार होता है। उसी को हम लोग वेट कहते हैं। जब ये स्पष्ट हो चुका है कि भार एक प्रकार का बल है, तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? अब मान के चलिए कि जब बल है, बल का ही एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो फिर भार भी तो बल है ना। तब तो इसका मतलब भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल होता है। तो फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा। देखिए, हम आपको क्या बताए कि भार का एसआई मात्रक, भार का
देखिए, भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। हमने आपको बताया। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, अगर भार का SI मात्रक न्यूटन होता है तो हम लोग न्यूटन में भार को कब मापते हैं? कहां कभी हम दुकान में गए तो बोले कि हमको 10 न्यूटन का चावल चाहिए? कहां कभी हमने बोला कि 10 न्यूटन का आप जो हमको आलू दे दीजिए दुकान में? ऐसा हम लोग बोलते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, हम कहां बोलते हैं ऐसा। तो फिर SI मात्रक होने का क्या यहाँ पर मतलब हुआ? तो यहां पर क्या हुआ ना कि देखिए, भार और बल एक प्रकार का सेम चीज है। तो बल को तो हम न्यूटन से व्यक्त कर ही दिए, तो इसका तो ऐसा मात्रक न्यूटन ही होगा। लेकिन इसका व्यवहारिक यूज में थोड़ा सा समस्या हो रहा था। आप मान सकते हैं समस्या हो रहा होगा। इसको चेंज करने का प्रयास किया गया। तो चेंज कैसे किया गया? कि इसको माना गया कि जब किसी वस्तु का वजन आप 1 kg कहते हैं तो 1 kg पर जो है 9.8 न्यूटन का बल लगता है। देखिए, ये एकदम माना गया चीज नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते हैं। इसका प्रोसेस आगे आपको समझाएंगे। फिलहाल हम आपको नॉर्मल अवस्था में बता रहे हैं, तो उतना डीप में जाएंगे तो फिर और ज्यादा ये समस्या क्रिएट आपको करेगा। फिलहाल हम कॉमन सेंस वाला बात आपको समझा रहे हैं, कॉमन बात समझा रहे हैं, तो उसके आधार पर आप ये समझ लो। फिलहाल अभी आगे चलकर हम व्याख्या करेंगे इसका। फिलहाल ये समझ लीजिए ना कि 9.8 न्यूटन जिस वस्तु पर बल लग जाता है, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये किताब है, इस किताब पर अगर 9.8 न्यूटन का बल लगता है नीचे की ओर, अगर पृथ्वी इसको खींच रहा है 9.8 न्यूटन से, तो हम इसको 1 kg कह सकते हैं। इसको माना गया है 9.8 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लग गया तो उसको आप क्या कहिएगा? 1 kg कह दीजिएगा। इसीलिए हम लोग इसी सेंस में आज वेट को हम केजी में मापते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम 2 kg चावल लाए हैं, 2 kg अगर चावल हम दुकान से खरीद के लाए हैं, इसका मतलब हुआ कि 2 kg का मतलब हुआ जब 1 kg पर 9.8 न्यूटन का बल लगता है। इसका मतलब सीधा हो गया कि 9.8 गुना हो जाएगा 2 kg पर हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? लगभग में 16 हो गया, उसका 18 18 19 हो गया। मतलब ये हो गया 19.6 न्यूटन हो गया। मतलब कि अगर आप 2 kg के वस्तु को लाए हैं और उसके विषय में जानना चाहते हैं कि कितना न्यूटन का उस पर गुरुत्व बल लग रहा है, तो आप 2 से गुना करके इसको आप 19.6 न्यूटन का बल बता सकते हो। तो हम ये नहीं कहते हैं कि 19.6 न्यूटन का हमको आलू चाहिए या चावल चाहिए या कोई और वस्तु चाहिए, ऐसा हम लोग नहीं कहते, क्योंकि उसको चेंज किया गया है, उसको बदला गया है। इसलिए हम भार को आज न्यूटन में नहीं मापते हैं, बल्कि केजी में हम लोग व्यवहारिक तौर पर लाके हम समझ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो हम आपको नॉर्मल अवस्था में भार समझाने का प्रयास किए हैं कि भार होता क्या है। जब हम टॉपिक में और अंदर जाएंगे तो हम भार को और भी डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा द्रव्यमान पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपको द्रव्यमान भार में कंफ्यूजन रहता होगा। इसलिए हम द्रव्यमान जैसे शब्द का एक बार व्याख्या कर लेते हैं, उसको भी समझते हैं वो क्या होता है, तब आपको भार और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, हमने भार को समझने का प्रयास किया, अब द्रव्यमान समझते हैं। द्रव्यमान, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि द्रव्य और मान ये दोनों चीज से मिल करके बना हुआ है द्रव्यमान। और द्रव्य का मतलब यहां पर कणों से है। द्रव्य का सेंस किससे है? कणों से है। मतलब जितने भी चीजें धरती पर मौजूद है, पदार्थ मौजूद है, वस्तु मौजूद है, वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। कैसे इस बात का प्रमाण मिलेगा कि हम छोटे छोटे कणों से मिलकर चीजें सब बनी हुई है? कोई एक वस्तु को जब आप तोड़ेंगे, जैसे कि एक लकड़ी को तोड़ दिए 2 भाग में, फिर उसे टुकड़े को फिर तोड़ दिए, उस टुकड़े को फिर तोड़ दिए, तोड़ते 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 हम लोगों ने इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि अब वो टूट नहीं रहा है। मतलब बहुत पार्टिकल्स, छोटे कण के रूप में बदल गया। बताइए, ऐसा संभव है कि नहीं? बिल्कुल है। कोई भी चीज को आप तोड़ते तोड़ते आप बहुत छोटा रूप में कर सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं। जब आप छोटा कण प्राप्त कर लिए तो वो कण बताइए तो कहां से आया? कहीं ना कहीं वो कण तो उसी चीज में था ना जिसको आपने तोड़ा। वही कण जुड़ के आपस में ना चीजें बनी थी। जो कुछ आपने तोड़ा, जो चीज को तोड़ा, वही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ना वो चीजें बनी होगी। इसका मतलब हुआ कि जो चीजें होती है, वस्तु होती है या पदार्थ होती है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है। तो कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है तो छोटे छोटे कणों से तो बना ही होगा, ये कंफर्म हो गया।
तो उसी कणों का बात यहां पर द्रव्यमान में होती है। अगर द्रव्य का बात हुआ तो मतलब कणों की बात हो गई, यहां पर उस पदार्थ के कणों की बात हो रही है। अब कोई चीज है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मान के चलिए, इसमें भी छोटे छोटे कण होंगे, इसके हिसाब से इसको भी तोड़ेंगे तो बहुत टुकड़ों में टूटेगा। इसके भी सूक्ष्म पार्टिकल्स हमें मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो उन छोटे छोटे कणों की बात अगर करें तो वह आपस में जुड़ा हुआ था, तब ना ये मार्कर हमारे पास था। अरे ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, तो ये इसका छोटा छोटा पार्टिकल्स आपस में जुड़ा हुआ होगा तब ना इससे नई चीजें बनी हुई है। अगर जुड़ा नहीं होता तो ये थोड़ी ना बना हुआ होता, नहीं बना होता। इसका मतलब इसमें ढेर सारे छोटे छोटे कण आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर इसमें छोटे छोटे कण जुड़े हुए हैं ढेर सारे इस पदार्थ में, इस चीज में, तो छोटे छोटे कण की कोई निश्चित संख्या भी तो होता होगा ना। तो कहोगे बिल्कुल होता होगा, छोटे छोटे कण की निश्चित एक संख्या तो इसमें होती होगी, बिल्कुल होती होगी। तो उन कणों की जो निश्चित संख्या होती है पदार्थ में, उन्हीं निश्चित कणों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का सेंस हुआ संपूर्ण कण। द्रव्य का सेंस हुआ यहां पर जो पदार्थ में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद है, कण मौजूद है, जिनसे वो बने हैं, उन सारे कणों को संबोधित करता है कौन? द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव नहीं, आप द्रव पर मत चले जाओ। द्रव को हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। लिक्विड ये अलग चीज होती है, ये पदार्थ की एक अवस्था है, स्टेट है, ये अलग चीज है। द्रव्य की हम बात कर रहे हैं। तो द्रव्य मतलब जितने कणों से वो चीजें बनी है, उन संपूर्ण चीजों में उपस्थित कणों की मात्रा होती है द्रव्य। और उस द्रव्य का कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगा उसमें। क्या आपको बताए, कोई चीज है तो उसमें कणों की कुछ ना कुछ निश्चित वैल्यू होगी ना, मान होगी ना। तो उसी कणों की, संपूर्ण कणों की मान, संपूर्ण कणों की वैल्यू कहलाती है क्या? द्रव्यमान। उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। इसी को हम लोग कह देते हैं परिमाण। पदार्थ का परिमाण से सेंस है कि पदार्थ में कणों की जितनी मात्रा है, वो कणों की मात्रा ही पदार्थ की परिमाण है। तो द्रव्यमान क्या बताता है? द्रव्यमान किसी पदार्थ के परिमाण को बताता है। किसी पदार्थ में कितने कितने कण मौजूद हैं, कितने कणों से वो बने हुए हैं, इस बात को इंडिकेट करता है कौन? द्रव्यमान। तो हम लोगों ने ये जाना कि ये द्रव्यमान जो होती है, ये कणों की मात्रा को बताता है। यानी जितने कणों से चीजें बनती है, पदार्थ बनती है, उन सारे कणों की वैल्यू को बताता है। तो क्या इस कणों की वैल्यू पर भार डिपेंड नहीं करता है क्या? क्योंकि बिल्कुल भार डिपेंड करता है। कैसे? अब मान के चलिए कोई पदार्थ में ज्यादा कण होगा और किसी पदार्थ में कणों की संख्या कम होगी। जिसमें ज्यादा कण होंगे उस पर गुरुत्व बल अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब मानकर चलिए एक मोटा लड़का है, एक दुबला पतला लड़का है। तो मोटा लड़का के बॉडी में कणों की संख्या ज्यादा है, दुबला पतला लड़का के बॉडी में कणों की संख्या कम है। तो दुबला पतला बच्चा जो है, लड़का है, उसमें उसका द्रव्यमान कम है, मोटा लड़का का द्रव्यमान ज्यादा है। तो स्वाभाविक बात है कि मोटा लड़का का द्रव्यमान ज्यादा है तो उस पर गुरुत्व बल अधिक काम करेगा, उसको ज्यादा जोर से खींचेगा, भूमि अधिक जोर से खींचेगा तो उसका वजन अधिक हो जाएगा। और द्रव्यमान जिसका कम है, कणों की मात्रा कम है, उस पर गुरुत्व बल कम लगेगा, इसलिए उसका वजन कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान और भार एक चीज नहीं है, दोनों में अंतर है। लेकिन हाँ, इस पर यह डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर भार डिपेंड करता है। द्रव्यमान ज्यादा होगी तो भार क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो द्रव्यमान को तो केजी में मापा ही जाता है, भार को भी हम लोग सामान्यतः व्यवहारिक तौर पर केजी में मापते हैं, उसको चेंज करके मापते हैं। अब आइए हम द्रव्यमान और भार संभवतः सीख गए होंगे, हम लोग समझ गए होंगे। अगर कोई तरह का डाउट होगा, फिर भी आपको दिक्कत होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपके लिए द्रव्यमान और भार का कोई स्पेशल वीडियो बना देंगे अगर कोई समस्या हुआ तो। ठीक है। वैसे हमको लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आयतन पर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बात को क्लोज करेंगे, क्योंकि जो है तीन बात समझने के बाद हमको पदार्थ को समझने में आसान हो जाएगा। तो हम अगले क्लास में जो है, अगले वीडियो में हम लोग पदार्थ जैसे चीजों का व्याख्या करेंगे थोड़ा और डिटेल्स में। पहले हम तीन वर्ड को सीखने का प्रयास करते हैं। आयतन, आयतन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। आयतन भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भौतिक राशि है। इसको समझना आपके लिए जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना जरूरी है।
किसी भी वस्तु के द्वारा, समझिए, किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान या अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है, आयतन कहलाता है। यानी आयतन एक प्रकार का स्थान है, जगह है, जहां पर कि कोई चीज अटता है, कोई चीज को रखा जाता है उसमें। अब एक ग्लास है, तो ग्लास में जितना जगह है पानी को रखने के लिए या किसी वस्तु को रखने के लिए, वही ग्लास का आयतन होगा। अब मान के चलिए कि ग्लास में अगर हम बालू भर के पूरा बराबर कर देते हैं, तो ग्लास में बालू कितना अटा, कितना उसमें आया, तो जितना बालू आया उस ग्लास में उतने ना ग्लास में जगह था, संपूर्ण जगह को कवर किया ना वो। तो वही बालू का जो मान है, जितना वो अटा, जितना जगह छेका अंदर में, वही ग्लास का आयतन होगा। अब किसी वस्तु का आयतन कैसे आएगा? तो कोई चीज हो जहां पर वो है, वो जितना जगह कवर करेगा। लेकिन हाँ, ये मत समझिए कि अगर आप जो है बैठे हुए हैं कहीं पे, तो जितना दूर तक आप छेके हैं जगह, मतलब जितना दूर तक आप बैठने में जगह छेके हैं, वो आपका आयतन है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना जगह आप छेक करके बैठे हैं, वो आपका आयतन नहीं है। वो तो केवल आपका वो एरिया है जहां पर आप टच हुआ है, आपका धरती पर टच हुआ है, जहां बैठे हैं वहां पर टच हुआ है, तो वो सिर्फ वो क्षेत्रफल है, वो आयतन नहीं है। उसको आयतन समझने का भूल मत करो। आयतन मतलब हुआ बॉडी का संपूर्ण हिस्सा, जितना जगह छेका है वो आपका आयतन है। जैसे कि अगर आपको पानी में डाल करके, पानी को ठंडा करके जमा देंगे, तो आप उसमें जम जाओगे पूरा। तो जमने के बाद आप जो है उसके अंदर में जगह छेके हो ना, बर्फ के अंदर में, जितना दूर से तुम हो उसमें, उतना दूर तक तो जगह छेक लिया ना। तो तुम्हारे द्वारा उस पानी के, बर्फ के अंदर में छेका गया स्थान ही तुम्हारा आयतन है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको चित्र बना करके ऐसे मान कर चलिए कि कोई बड़ा सा बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में हमने पूरा पानी भर दिया, ठीक है, मान कर चलिए पूरा पानी हमने भर दिया, पूरा पानी भर दिया। तो इसके अंदर में अगर कोई हम वस्तु को डालेंगे, तो ये पहले जिस जगह पर हम वस्तु नहीं था, पहले वहां पर क्या था? पहले वहां पर पानी था ना। इस एरिया में जहां पर कि अब हमने वस्तु रख डाल दिया, उस समय तो यहां पर पानी ही था, लेकिन जब हमने इस वस्तु को इस पानी में डाला, तो पानी को हटा के ना ये अंदर गया। तो जितना दूर तक ये जगह छेका पानी के अंदर में, वो पानी कहां गया? तो पानी साइड हो गया। लेकिन अगर ये बर्तन पूरा फुल फिल्ड अगर होता, अगर पूरा भरा हुआ है मान के चलिए, तो उस कंडीशन में जो जिस पानी को हटाकर अंदर गया, वो पानी तो बाहर निकल जाएगा ना, पानी गिर जाएगा। जितना ये वस्तु पानी में जाने के बाद जगह छेका अंदर में, वह जगह ही इस वस्तु का क्या होगा? आयतन होगा। तो आयतन निकालने का सब वस्तु का, सब चीज का तो सूत्र होता नहीं है। घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, उसका फॉर्मूला होता है, हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन आदमी का आयतन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है। तो कैसे निकालेंगे? इसी विधि से हम लोग निकालेंगे। कोई बड़ा सा पानी रखने वाला टैंक लाएंगे, उसको पूरा फुल कर देंगे, और जिसका आयतन निकालना होगा उसको उसमें डाल देंगे। तब डालने के बाद अंदर में जब आदमी जाएगा, तो जगह छेकेगा भीतर में, जगह छेकेगा। जितना जगह छेक करके अंदर जाएगा ना, उतना पानी बाहर गिर जाएगा। तो वो गिरे हुए पानी को फिर हम दूसरे बर्तन में डाल करके उसका आयतन निकाल लेंगे। तो वही गिरे हुए पानी का आयतन उस आदमी का आयतन हो जाएगा जिसको हमने उसमें डाला, क्योंकि जितना जगह छेका उसके अंदर में, उतना ही पानी गिरा है। इसलिए हम ऐसे आयतन निकाल सकते हैं। किसी वस्तु का अगर आयतन का फॉर्मूला नहीं भी है, तो हम इस तरह से आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो हम ये समझे, मोटा मोटी ये समझ गए हम लोग कि आयतन वो होता है किसी वस्तु का जितना वो जगह छेकता है, जितना जगह कवर करता है। और हमने द्रव्यमान समझा कि द्रव्यों की मान, द्रव्यों की वैल्यू, द्रव्यमान, भार, गुरुत्व बल एक प्रकार का, ठीक है। तो हम आज आपको प्रयास किए समझाने का 3 चीज, भार, द्रव्यमान, आयतन। आशा करते हैं कि आप लोग जो है तीनों चीज समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे अच्छी तरह से, तो फिर आपके लिए हम इस वीडियो को लाएंगे फिर से, और अभी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।